नमस्ते। आज फोर्थ पिलर सेवियर में मेरे साथ एक बहुत पुरानी शख्सियत संतोष भारती साहब हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को, एक्टिविज्म को, पॉलिटिक्स को सिर्फ देखा नहीं है, उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। संतोष भारती साहब के साथ मेरा बहुत से और भी वो हैं, मेरे बड़े भाई के साथ के साथ इन्होंने पॉलिटिक्स की, उससे पहले से पत्रकारिता कर रहे हैं। जेपी आंदोलन के एक्टिविस्ट, वीपी सिंह के साथ कंधे से कंधा मिला के पॉलिटिक्स, एमपी बने फर्रुखाबाद से, जहां जो इनका जन्म स्थान है, जहां पे मतलब जहां से मूल रूप से बिलोंग करते हैं। और फिर इनका एक अन्ना के साथ भी हमने इनका एक एक्टिविज्म भी देखा था, जब अन्ना आंदोलन अभी हाल के दिनों में अन्ना थे। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मैं शुरू कर रहा हूं पुरानी कुछ बातों से, क्योंकि वो बात अनकही रह जाती। जेपी का कोई संस्मरण, क्योंकि जेपी का एक हम सब लोगों के मन में हरदम वो रहता है कि जेपी ने बहुत आंदोलित किया। जेपी का कोई ऐसा संस्मरण जो आपके ऊपर छाप छोड़ गया हो, या आपको लगता हो कि वो हमको जानना जरूरी है? आनंदवर्धन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज, आपने अपने भाई का जिक्र किया, हर्षवर्धन जी का। हर्षवर्धन सिंह एक सिर्फ सांसद ही नहीं थे, हर्षवर्धन जी समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े स्तंभ थे। सक्रिय कार्यकर्ताओं में उनका कोई सानी नहीं था। मैं उनका अच्छा मित्र था, वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। हम जयप्रकाश जी की बात यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि मेरा सामाजिक विचार से और सामाजिक आंदोलन से या राजनीतिक आंदोलन से पहला परिचय जयप्रकाश जी के ही द्वारा हुआ। जयप्रकाश जी इतने बड़े आदमी थे कि वो एक शिक्षक थे। वो किसी को भी राजनीतिक नेता के तौर पे अपनी बातें नहीं समझाते थे, वो समझाते थे एक शिक्षक के तौर पर, ताकि आपका पूरा जीवन उनके विचारों के इर्द गिर्द हमेशा ही लिपटा रहे। और वही बात है कि आज भी मैं जयप्रकाश जी के विचारों से ही जुड़ा हुआ हूं। और जीवन में बहुत सारे लोग आए, मैं उन लोगों में से हूं जो देश के अधिकांश लोगों के साथ, मतलब राजनेताओं के साथ में जिन कुछ लोगों का, बहुत जीवित लोगों का संपर्क रहा होगा, उनमें एक मैं अपने को मानता हूं। लेकिन मेरे ऊपर छाप पड़ी तो सिर्फ जयप्रकाश जी की छाप पड़ी, क्योंकि जयप्रकाश जी ने शुरू में जो भुट्टी पिलाई थी, और जयप्रकाश जी ने बहुत सारी चीजें वो की जो गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने देश के लिए नौजवानों से 1 साल मांगा था, जयप्रकाश जी ने देश के लिए नौजवानों से 1 साल मांगा। गांधी जी बुनियादी परिवर्तन करना चाहते थे, समाज में आमूलचूल परिवर्तन। जयप्रकाश जी समाज में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे, और उन्होंने गांधी जी के सारे विचारों को अपने उन विचारों के दायरे में जोड़ा था जिसमें हर आदमी अपना हिस्सा निभा सके। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने ऐसे विचार दिए हैं जिसमें सभी शामिल नहीं हो सकते, लेकिन जयप्रकाश जी ने वो विचार दिया जिसमें इस देश का साधारण से साधारण व्यक्ति शामिल हो सके। और इतना ही नहीं आनंदवर्धन जी, जयप्रकाश जी ने अपने परिवर्तन का हथियार नौजवानों को बताया था। उनकी पूरी जिंदगी में नौजवानों का बहुत बड़ा रोल रहा, और उन्होंने हमेशा नई चीजों की तलाश में अपने जीवन को लगाया। समाजवादी आंदोलन में रहे, समाजवादी आंदोलन से पहले वो वामपंथी आंदोलन में रहे, गांधी जी के साथ जुड़े, विनोबा जी के साथ जुड़े, और उसके बाद जयप्रकाश जी ने इस देश में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा पेश की। डॉक्टर लोही ने सप्त क्रांति का जिक्र किया था, पर सप्त क्रांति में जो हल्की सी कमी रही थी वो जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति के माध्यम से हम लोगों के सामने रखी। और उन्होंने देश के नौजवानों को इस कदर आकर्षित किया कि दिनकर की वो लाइनें मैं आपको सुनाता हूं। जयप्रकाश है नाम देश की आतुर हठी जवानी का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। इस शब्द का ध्यान कीजिए, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। ये जयप्रकाश नारायण थे, और इसी उनके भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई लाइन ने
इस गुण ने उन्हें देश के सारे नौजवानों का हृदय सम्राट बना दिया था। 74 साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में कोई आदमी देश के नौजवानों का हृदय सम्राट हो जाए, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। भगत सिंह थे, लेकिन भगत सिंह एक 24 साल के, 22 साल की उम्र में उन्होंने जो किया था क्रांतिकारी, लेकिन वो एक सीमित वर्ग के आंदोलन के दौरान सीमित वर्ग के नेता थे। पर आजादी के बाद उनकी शहादत, उनके विचार लोगों के सामने आए, तब वो लोगों के हृदय में गए। गांधी जी अपने जमाने में थे, लेकिन गांधी जी भी नौजवानी में देश के लोगों के नेता बने। जयप्रकाश जी 72 साल की उम्र में उन्होंने देश के नौजवानों को के दिलों में अपना स्थान पाया। इसलिए जयप्रकाश जी के जीवन से जुड़ी हुई, चूंकि मैं उनके साथ, मेरी शुरुआत ही उनके साथ हुई थी, मेरे पास बहुत सारी उनकी यादें हैं। लेकिन उन यादों पे जाएंगे तब ये लगेगा कि हमने ये याद बता करके जेपी के साथ अन्याय किया, हमें ये भी बताना चाहिए था। इसलिए मैंने अपने दिमाग में जितना, जो अभी आपने सवाल पूछा जो आया, वो मैंने एक सामान्य चीज बताई कि जयप्रकाश जी कैसे 72 साल की उम्र में, 74 साल की उम्र में इस देश के नौजवानों के आदर्श बन गए। वो कमाल की चीज है। भाई साहब, एक चीज और जरा समझाएं, पावर पॉलिटिक्स जो आप उसमें भी आए और आप सांसद बने, आप मतलब लोकसभा का इलेक्शन लड़े, आपने वो राज्यसभा का दरवाजा नहीं चुना, क्योंकि जिस समय आप जहां थे उस समय राज्यसभा के दरवाजे से भी आ सकते थे। आपने पावर पॉलिटिक्स वीपी सिंह के साथ की। अब वीपी सिंह की पावर पॉलिटिक्स अपने में एक है, क्योंकि वो तो बहुत नए तरह की पॉलिटिक्स कर रहे थे। वो एक, उसके बारे में जरा दो शब्द, अगर वो पावर पॉलिटिक्स आपकी कैसी रही, आज की पावर पॉलिटिक्स, क्योंकि आप चंद्रशेखर जी के भी साथ थे, उनकी पावर पॉलिटिक्स दूसरी थी, ये लोगों की पावर पॉलिटिक्स दूसरे ढंग की होती थी, उस पर जरा कुछ बताते। आनंदवर्धन जी, शुरू से मेरी जिंदगी का, या हर एक आदमी की जिंदगी का एक उद्देश्य होता है। मुझे जयप्रकाश जी ने जो सपना दिखाया था, उस सपना मेरी सारी जिंदगी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मैं सामान्य राजनीति में कभी नहीं आया। मेरा उद्देश्य कभी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा था ही नहीं। मेरा उद्देश्य था कि जयप्रकाश जी ने सिखाया था कि हर हथियार के जरिए से आप इस समाज को बदलने की कोशिश कीजिए। और जयप्रकाश जी के उस सिद्धांत ने मेरे चेतन अवचेतन दोनों मन को बहुत ज्यादा ग्राह्य कर लिया था। इसलिए मैं जिनके साथ भी गया, मैं यही मान के गया, क्या इनके सोचने में, इनके व्यक्तित्व में समाज को बदलने का कोई तत्व है या नहीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से पहले मैं कभी सक्रिय राजनीति में था नहीं, लेकिन पत्रकार होने के नाते इस देश के सारे नेता मुझसे बात करते थे, और हम लोगों ने मिलकर के पत्रकारिता के जरिए से, आपको बता दें, लोग ये कहते हैं कि 1977 की जनता पार्टी की सरकार 3-4 लोगों ने गिरा दी थी, जिस तरीके की पत्रकारिता हमने की, क्योंकि हमें लगने लगा था कि वो जनता पार्टी सड़ गई है, इसे बदलना चाहिए। डॉक्टर लोहिया कहते थे ना, जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करते। जी। तो मैं नाम लेता हूं, एसपी सिंह, एमजे अकबर, उदयन शर्मा, और मेरा नाम भी लोग उसमें गिनते हैं, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कि इन लोगों ने मिलकर के जिस तरह की रिपोर्ट्स लिखी और जिस तरीके से इन्होंने जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण जी वगैरह का, राइट, तो इन सारे लोगों को लेकर के, हाँ, मुरारजी भाई देसाई। तो मेरा ये कहना है कि ये जिस तरीके की रिपोर्ट हमने लिखी, वो पहली बार रविवार ने शुरू की थी, और उस खोजी पत्रकारिता ने, क्योंकि हम लोगों के खाते में बहुत सारी खोजी रिपोर्ट हैं, उनसे जहां एक तरफ मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे हुए, वहां हम ये मानते हैं कि जनता पार्टी की सरकार को गिरने में जो लोग हम लोगों को उसका दोष देते हैं या उसका श्रेय देते हैं, उसमें इन 3-4 लोगों के काफी अगुआ नाम है। और इन्होंने जिस तरह की पत्रकारिता की, उससे जनता पार्टी में इतने कॉन्ट्रडिक्शन खड़े हुए कि वो 79 में टूट गई और 80 में हार गई। इंदिरा गांधी का प्रादुर्भाव हुआ, हालांकि हम सारे लोग इंदिरा गांधी को इस देश के लिए
सही व्यक्तित्व नहीं मानते थे। वो सन उस समय सन 77 तक तो ठीक थी, उन्होंने आपातकाल लगाया, वो भी समझ में आता है। लेकिन इंदिरा गांधी की एक चीज का मैं भी तारीफ करता हूँ, और मुझसे पहले चंद्रशेखर जी ने इस बात की तारीफ की थी कि इंदिरा गांधी इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यक्तित्व की मालिक थी कि उनको जो राय मिली सिद्धार्थ शंकर राय से और फोतेदार वगैरह से, उसको इंदिरा गांधी ने यशपाल कपूर से उन्होंने नहीं माना। वो लोग कह रहे थे कि आपातकाल खत्म मत करो, और संजय गांधी इसके ज्यादा पैरोकार थे कि आपातकाल, हाँ, आपातकाल खत्म नहीं होना चाहिए। पर मुझे लगता है जो चंद्रशेखर जी ने कहा कि शायद इंदिरा गांधी के दिमाग में ये आया होगा कि मेरे पिताजी कितने बड़े लोकतांत्रिक थे, सारी दुनिया में उनका लोकतंत्र को हिंदुस्तान में स्थापित करने के लिए उनका नाम लिया जाता है, मेरे नाम के आगे कहीं लोकतंत्र को समाप्त करने का आरोप न लगे। उन्होंने एक तरफा फैसला लेकर के आपातकाल खत्म कर दिया, और उन्हें नहीं लगता था कि वो हारेंगे, लेकिन जाहिर है इस देश के लोगों में 5000 साल का 5000 साल का जो लोकतांत्रिक विचार है, मानवीय विचार, हमारे 5000 साल के लिखित इतिहास में ये प्रकट होता है, उसने लोगों के दिमाग को लोकतंत्र के प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध कर दिया है। और उसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी हार गई चुनाव, और हार गई, लेकिन 77 में हारी, लेकिन 80 में दोबारा आ गई। उसके बाद उनका दौर जिस तरह से चला, और उनकी हत्या के बाद जो समस्याएं हुई उन सबको हम लोगों ने रिपोर्ट किया। मैं रविवार का संवाददाता था, एमजे अकबर साहब उन रिपोर्ट्स को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराते थे हम सब लोगों से। उसमें हम एक साथी का नाम और लेते हैं, अरुण रंजन पटना से थे। हम सब लोग मिलकर के जिस तरह की पत्रकारिता करते थे, वो पत्रकारिता, आनंद जी, उस पत्रकारिता के जरिए हम उन सवालों से लड़ते थे जो सवाल उस समय के भारतीय समाज के सामने थे। और उस लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि होते 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 86 आया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने इंदिरा जी की हत्या के बाद। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू में राजीव गांधी क्लीन स्लेट थे, इतने क्लीन स्लेट थे कि लोग उसमें अपना चेहरा देख सकते थे। लेकिन राजीव गांधी जी को उन्होंने जो अपनी कैबिनेट बनाई, बहुत अच्छी कैबिनेट थी, और उसमें उन्होंने वीपी सिंह को वित्त मंत्री लिया। इसलिए लिया कि उनकी माँ श्रीमती इंदिरा गांधी वीपी सिंह पे बहुत भरोसा करती थी, उनको धीरे धीरे खड़ा कर रही थी। राजीव गांधी ने जब उन्हें वित्त मंत्री लिया तो वीपी सिंह आदत से मजबूर थे, वो बुनियादी तौर पर सर्वोदयी प्रवृत्ति के थे। और उन्होंने जब राजीव गांधी से पूछा वित्त मंत्री बनने के बाद कि मेरे टर्म ऑफ रेफरेंस बताइए, मुझे क्या काम करना है, उनका कोई टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं है, देश की इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है और किसी भी प्रकार के प्रलोभन में, दबाव में नहीं आना। वीपी सिंह ने मुझे बताया, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, आपको बता दूं, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं, इन तीनों के समय की अनकही कहानियां इसी अप्रैल में बाजार में आ जाएंगी उस किताब में। लेकिन मैं उसमें वीपी सिंह ने बहुत सारे खुलासे किए हैं अपने इंदिरा गांधी के संबंधों के, राजीव गांधी के संबंधों के, जिसका मैं गवाह ना हूं, तो मैंने उनको लिखा है। वीपी सिंह ने जब 86 तक राजीव गांधी के यहाँ पर ये बोफोर्स नाम का भूत पनपने लगा था, और राजीव गांधी के नाक के नीचे से करप्शन होने लगा था उनकी सरकार में, और उस करप्शन में बड़ा अंतर विरोध था। देश का कोई पूंजीपति वीपी सिंह से तो संपर्क करता नहीं था, लेकिन वो अमिताभ बच्चन से संपर्क करता था, वो राजीव जी के यहाँ दूसरे लोगों से संपर्क करता था। ये सब खुलासे उसमें है। मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि वीपी सिंह ने जब भ्रष्टाचार को लेकर के राजीव गांधी से बार बार पूछा, तो राजीव गांधी ने कहा नहीं, किसी की भी सिफारिश नहीं करती। और उसका परिणाम ये हुआ कि देश की सशक्त लॉबी ने उन्हें वित्त मंत्री पद से हटवा करके रक्षा मंत्री के पद पे वो ले आए, और 1 महीने से मुश्किल वो 1.5 महीने रक्षा मंत्री रहे होंगे, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वीपी सिंह से मेरा रिश्ता लखनऊ से बना जब वो मुख्यमंत्री थे। तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो मैं यहाँ पर रविवार का संवाददाता था लखनऊ में,
और उस समय मैं आपके सुनने वालों में यूपी के काफी लोग होंगे, हमेशा मेरा उनका आमना सामना एक पत्रकार और एक मुख्यमंत्री के नाते होता था। मैं उनकी एक कप चाय का भी गुनहगार नहीं हूं, और इतना ही नहीं, मैं किसी भी मुख्यमंत्री की चाय का गुनहगार नहीं, और इसके वीपी सिंह प्रशंसक थे। वीपी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कभी कह देते थे, हमारे लिए कभी सोमवार ले आइए, अब तो हमेशा इतवार ही हमारे लिए लाते हैं। असल में हम वीपी सिंह के और उनके मंत्रिमंडल के लोगों के जितने भी अंतर्विरोध होते थे, क्योंकि हम लोग उस विधा में हैं जिसमें हम प्रेस रिलीज के जरिए या कन्फ्यूसी के जरिए जर्नलिज्म नहीं करते थे, हम अपने सोर्सेज से इनसाइड स्टोरीज लेते थे। और उस स्टोरी में हम ये दावा करते थे, मतलब संपादक का हमारे कहना था, एसपी सिंह का, जो कि एक आदर्श स्थिति थी, कि अगर आप रिपोर्ट लिखते हैं और आपकी रिपोर्ट का कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो या तो आप उसकी फॉलो अप स्टोरी कीजिए, और अगर आप फॉलो अप स्टोरी नहीं कर पाते हैं तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। ये हमारा थंब रूल था, एसपी सिंह साहब का, एमजे अकबर साहब का भी। इसीलिए हम लोगों के ऊपर 28 मुकदमे थे रविवार के ऊपर, लेकिन हम लोग किसी में भी हमें माफी नहीं मांगनी पड़ी, ना हम हारे, बल्कि जिसने मुकदमा किया था, सरकारी अफसर या मंत्री, उसी को वापस जाना पड़ा। और उस समय पत्रकारिता का एक बड़ा दबदबा था, क्योंकि आप सही लिखते हैं तो पत्रकारिता पूरे समाज को के साथ साथ सरकार के ऊपर बहुत दबाव डालती थी। और होता था कि इन लोगों ने जो लिख दिया है उसके लिखे का सामना मत करो, नहीं तो कुछ होगा। और उसी नतीजे में श्रीपति मिश्रा का इस्तीफा हुआ उत्तर प्रदेश में। उसी नतीजे में आपके गोरखपुर के एक मंत्री थे देवरिया के, रविंद्र किशोर शाही, उनका इस्तीफा हुआ। एक छोटी रिपोर्ट मैंने लिखी थी, बेलचोर मंत्री, जो हमारे यहाँ एक कुतुबनामा छपता था, गपशप कॉलम, लेकिन उसमें सुरेंद्र जी का ये कहना था कि गपशप कॉलम का मतलब गप नहीं है, सत्य होना चाहिए जिसको आप बाद में प्रूव कर सकें। तो हम उस रिपोर्ट का, एक छोटी सी 20 लाइन की रिपोर्ट थी, बेलचोर मंत्री, अनवर्धन जी आप ये समझिए कि उसका कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं आया, उसके जवाब में सिर्फ इस्तीफा आया, वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी। तो बहुत सारे इस तरीके की घटनाएं हैं जीवन में, जो हम पत्रकारिता के जरिए उन सवालों से लड़ने की कोशिश करते थे। जब वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल खड़ा किया, तो मुझे ये लगा कि इस राजनीति में कहाँ ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए काजल की कोठरी से साफ निकल आए। वीपी सिंह निकल आए थे, उनके ऊपर एक भी आरोप नहीं लगा था। और वीपी सिंह जी ने जो अपना त्यागपत्र लिखा था राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से, वो तो एक साहित्य की ही अद्भुत मिसाल है। वो मेरी किताब में आप पढ़ेंगे, वो चिट्ठी साहित्य की और एक व्यक्ति के सोचने की और पार्टी के प्रति निष्ठा की, खासकर इंदिरा जी के प्रति निष्ठा की अद्भुत मिसाल है। मुझे लगा कि ये आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकता है। जब वो वित्त मंत्री थे और यहाँ तक पहुंच गए रेजिग्नेशन के पॉइंट पर, और जो उन्होंने दिया रक्षा मंत्री से, उसके बाद उनके ऊपर जिस तरीके से हमला शुरू हुआ, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उन्हें कॉर्नर किया, तो मुझे लगा कि वीपी सिंह का सपोर्ट करना चाहिए। और हमने वीपी सिंह का अखबार के जरिए पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि रविवार का एक उद्देश्य था जो आज का उद्देश्य नहीं है, क्षमा कीजिएगा, वो ये कि जर्नलिज्म में आप अगर करते हैं तो स्टोरी के साथ खड़े होइए। ये भी सुरेंद्र जी का और अकबर साहब का नियम था कि पत्रकार अगर कोई रिपोर्ट करता है तो जब कन्विंस हो तभी उसको रिपोर्ट करनी चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी उसे घटनाओं के घटने के साथ साथ अपने ऊपर भी लेनी चाहिए। और अगर आप रिपोर्ट करते हैं और आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो रविवार अपितु, एक हमारे शब्द है अपितु, तथापि, किंतु, परंतु, इस पत्रकारिता से अलग रहता था। वो एक वर्ड हम लोगों ने इजाद किया था कि डेफिनेट टेंस की स्टोरी करते थे, उसमें न्यूट्रल नहीं होता था, तुम भी ये नहीं होता था। हम सीधे लिखते थे, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता था तो हम फॉलो अप स्टोरी करते थे। इसलिए जब हमने बोफोर्स में स्टैंड लिया कि बोफोर्स हुआ है, तो हमने बहुत सारे खुलासे किए। जब बोफोर्स खुला तो 2 अखबारों ने, बल्कि 3 अखबारों ने लीड ली।
हिंदी में सबसे पहले हमने छापा और अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू ने छापा। हिंदू ने पहले, इंडियन एक्सप्रेस ने बाद में। फिर हमने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। फिर वो पॉलिटिकल राजनीति विरोध का दौर समाप्त हुआ, जिसमें मैंने देखा कि ये आदमी है, अगर इसका साथ नहीं दिया गया तो इसे लोग जैसे अभिमन्यु को मारते हैं चारों तरफ से मार देंगे। तो यहाँ वो कहानी मैं आपको बताता हूँ, कहानी नहीं, घटना हमारे यहाँ पौराणिक कथाओं में है ना कि राम जब पुल बना रहे थे तो गिलहरी ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं धूल में लपेट के वहां बालू तो ले जा सकती हूँ। तो वही मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, इतना तो कर सकता हूँ कि वीपी सिंह का साथ दे सकता हूँ। और हमने वीपी सिंह का पूरे तौर पर अखबार के जरिए साथ दिया और सारे कॉन्ट्रडिक्शंस जो थे राजीव गांधी के वो हमने देश के सामने रखे और बेबाकी से रखे। इस तरह से मेरा वीपी सिंह के साथ जाना हुआ और वीपी सिंह का और मेरा विश्वास ऐसा हो गया कि हमारे साथ एक और देश की बड़ी पर्सनालिटी थे वीपी सिंह के साथ, जिनका नाम था अरुण नेहरू। तो यहां तक हो गया कि अरुण नेहरू ने वीपी सिंह से कह दिया कि अगर ये संतोष यहाँ आएंगे आपके घर तो मैं नहीं आऊंगा। अब मैं एडिटर था, मुझे पता चला, मैंने जाना बंद कर दिया। अब देखिए, आपके साथ अगर कोई दो ही लोग हैं और तीन लोग हैं, कोई जानकारी आपके बीच में है तो, और आप डिसाइसिव हैं, निर्णायक की कुर्सी पर है, तो आपको ये पता है कि जब उस व्यक्ति ने आपसे कोई किसी तीसरे की बुराई की ही नहीं तो तीसरे व्यक्ति के इस आरोप को कैसे वो सही मान सकता है कि वो आदमी मेरी बुराई कर रहा है। मैंने कभी वीपी सिंह से किसी आदमी के बारे में कुछ नहीं कहा। अरुण नेहरू ने उनके सामने ये रखा प्लान कि हम लोगों के बारे में आके आपको भड़काता है और आप हमारी बात नहीं मानते हैं, जो ये अखबार में लिखता है वही आप मान लेते हैं। अब ये उनकी समझ में नहीं है, अरुण नेहरू की कभी आया कि जिस पत्रकारिता की हम छात्र रहे हैं, जिस तरह की हम सही लिखते हैं तो जो अगर सही आदमी होगा तो सही बात मानेगा। वीपी सिंह का विश्वास बढ़ता गया और जब चुनाव आया 87 का 89 तो 89 का तो 89 में आनंद जी किसी को नहीं पता, ये दो लोग थे, राजबब्बर थे और चंचल थे। हम लोग राजबब्बर कहीं से आए थे, हम उनसे मिलने मेरिडियन होटल गए थे। वहां अचानक खबर आई कि मुझे टिकट मिल गया है। मुझे भी कभी वीपी सिंह नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। तो इन लोगों ने दोनों ने कहा, चंचल जी ने जो बीएचयू के अध्यक्ष थे और राजबब्बर जी ने, क्या वीपी सिंह से मिल तो लीजिए, अफवाह है कि नहीं देख लीजिए। वीपी सिंह के पास गए, उन्होंने देखते ही कहा आप चुनाव लड़िए। मैंने कहा क्यों चुनाव लड़ूं, न मेरे पास पैसा है न मेरा कोई उद्देश्य है ये। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यह चाहता हूं इसलिए लड़िए आप चुनाव, क्योंकि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो अच्छे लोगों के संसद में आने से मुझे मदद मिलेगी। बहरहाल उन्होंने दबाव डाला, जाइए चुनाव लड़िए। हम चुनाव लड़ गए और जीत गए लोकसभा का, क्योंकि वहां के लोगों को एक नई ताजगी की तलाश थी। और जो हारे वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे देश के। जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद थे लोकसभा में, उनमें से एक वो फर्रुखाबाद के दयाराम शाह के जी थे। बहुत ही ईमानदार, बहुत भले, बहुत अच्छे आदमी थे। पर चुनाव होता था, त्रिकोणीय चुनाव हो गया। सलमान खुर्शीद कांग्रेस से थे, मैं जनता दल से था। नई पार्टी, नया चुनाव चिन्ह, किसी को पता नहीं, और चुनाव लड़ गए, जीत गए। जीत करके फिर हम लोकसभा में आ गए। लोकसभा में आने के बाद भी आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है, मैंने पत्रकारिता नहीं छोड़ी। जी। मैं हमेशा आलोचना करता रहा और मुझे ये लगने लगा कि अगर मैं सरकार की आलोचना नहीं करूंगा तो मैं अपने प्रोफेशन में या अपने पाठकों के बीच में माना जाऊंगा कि मैं सरकार का भोंपू हो गया हूं। तो गवाह हैं उन दिनों के हर हफ्ते का इलस्ट्रेटेड वीकली और धर्मयुग, जिसमें मेरे 2 कॉलम चलते थे। करंट में भी चलता था, लेकिन करंट में मैंने बहुत जल्दी बंद कर दिया, क्योंकि वो जो हमारे मित्र थे अयूब सैयद, करंट के संपादक, वो एक अलग शख्सियत के मालिक थे। पर जो डॉक्टर धर्मवीर भारती और प्रीतिश नंदी, इन दोनों ने बिना लाग लपेट के मेरे कॉलम को हर उसमें चलाया, हर हफ्ते। और इन दोनों ने बाद में गणेश मंत्री जी ने उसको कंटिन्यू किया धर्मयुग में। तो मेरे लेख गवाह हैं कि मैं सरकार की कितनी सख्त आलोचना करता था। तो ये मेरा राजनीति में परिचय है। और जब मैं हार गया, वो ये चुनाव हुआ
वन में, 82 में, 90 में हुआ शायद, 91 में, 91 में हुआ। तो 91 में जब चुनाव हुआ तो मैं चुनाव हार गया। उसके बाद मैंने राजनीति से क्योंकि राजनीति हमारा रास्ता था ही नहीं। राजनीति के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, अंडरवर्ल्ड को पालना पोसना पड़ता है, राजनीति के लिए दलाली करनी पड़ती है, सिफारिशें करनी पड़ती हैं, थाना हो, थाने से लेके मुख्यमंत्री तक, और लोगों की अपेक्षाएं जब आपका नाम बड़ा हो तो ये हो जाती है कि आप जो भी कहना हो प्रधानमंत्री से कह दीजिए, क्योंकि आप तो कह सकते हैं। चपरासी का ट्रांसफर के लिए भी प्रधानमंत्री कह दीजिए, तो मेरी दुनिया थी नहीं। तो मैं एक और, मैं क्योंकि ये वाला मैं एक इस पे आपसे बहुत संक्षिप्त एक वो करके फिर हम पत्रकारिता पे आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला सेगमेंट आपका अन्ना से भी बहुत वो रहा। हम सब लोग जो अन्ना का आंदोलन में, मैं अपना सवाल कर लूं, कहीं ऐसा लगता है कि या तो हमने उनको ओवर एस्टिमेट किया, हमने उनको जेपी के बराबर और इनके बराबर बिठा दिया, जो वो ऐसा मुझे लगता है कि जो वो थे नहीं। आपके लगने को मैं थोड़ा सुधार दूं। अन्ना हजारे के साथ भी मैं तब जुड़ा जब अरविंद केजरीवाल ने उनको छोड़ दिया जी। मुझे ये लगा कि अन्ना हजारे, क्योंकि मैं उसके भीतर की चीजें नहीं चाहता, जिसे अब जानता, जिसे अब प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस उनके पीछे थी। हाँ, मेरा अपना मानना है ऐसा नहीं था इसमें आंशिक सच्चाई है ये कि अन्ना ने जब आंदोलन शुरू किया और लोगों का इनके प्रति, आपको याद कि शुरू में 2000 लोग हुआ करते थे रामलीला मैदान, तो आरएसएस को लगा कि ये आंदोलन ऐसा है जिसमें अन्ना के जरिए हम कांग्रेस को जवाब दे सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी को ला सकते हैं दोबारा सीन पे। तो उन्होंने सारे देश में अपने लोगों के जरिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं शामिल थी, आरएसएस के लोग शामिल थे, उन्होंने सारे देश में इसका समर्थन किया। बहरहाल मुझे उस समय ये लगा कि जब अन्ना को छोड़ दिया केजरीवाल साहब ने और अन्ना वहां बैठ गए जाकर के, एकदम कोई मिलने ही वाले नहीं था, अकेले थे बिल्कुल, तब फिर मैंने सोचा कि मैं अन्ना का मुझे साथ देना चाहिए। वही जयप्रकाश जी का कि समाज परिवर्तन के लिए जो उस समय उपलब्ध बेहतर हथियार हो, उस हथियार का इस्तेमाल करो। अन्ना ने कभी भी राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, गांधी की भाषा का उन दिनों इस्तेमाल किया। तो मुझे लगा इनका साथ देना चाहिए। और हमारे मित्र जो हमारे अखबार के मालिक थे चौथी दुनिया के, कमल मराका जी, उन्होंने भी कहा कि हाँ आप सही सोच रहे हैं और आप किसी भी तरीके से संभव हो आप इनकी मदद कीजिए। तो हमने उनकी मदद की और उनकी मदद करने में हमने चौथी दुनिया के ही रिसोर्सेज लगाए। जनरल वीके सिंह ने रिजाइन किया, वो रिटायर हुए, और जनरल वीके सिंह जो रिटायर हुए तो जनरल वीके सिंह आर्मी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे और भ्रष्टाचार के सिरे से खिलाफ थे। उनको 14 करोड़ की रिश्वत ऑफर हुई थी उन्हीं के एक रिटायर्ड अफसर के जरिए से। उन्होंने मुझे बताया, मैंने इसको ब्लास्ट कर दिया, इंटरव्यू किया उनका, एक लंबा इंटरव्यू, जो इंटरव्यू देश में बहुत चर्चित है कि वीके सिंह का भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने बात की। तो जनरल साहब को मैंने कहा अन्ना का साथ देना चाहिए। अच्छा, जनरल साहब किसी पार्टी में जाने का इरादा नहीं रखते थे, तो वो भी साथ थे और मैंने सब ऑर्गेनाइज किया हमारे साथियों ने, और हम सारे देश में अन्ना को लेकर के घूमे। और उस घूमने का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन गया, लेकिन कोई दूसरा ऑल्टरनेट था नहीं देश में। पॉलिटिकल ऑल्टरनेट तो चाहिए ना, कि उस असंतोष का या उस गुस्से का इजहार किस प्रतीक के रूप में हो। तो प्रतीक नरेंद्र मोदी के रूप में उनको मिला, और नरेंद्र मोदी के रूप में इसलिए मिला अनवर्धन जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने शुरू में जो भाषा इस्तेमाल की वो एक धुर साम्यवादी भाषा थी, और कांग्रेस ने जो किया था, जो कांग्रेस के खिलाफ इल्जाम थे, उन सबको उन्हें जांच कराने की, खत्म करने की, सुधार करने का देश के लोगों को भाषण दिया। वो तो टाइम फ्रेम दे रहे थे, 100 दिन में, 60 दिन में, 50 दिन में, 2 महीने में, इतना ही नहीं। आप देखें ना, उन्होंने जो शुरू में वादे किए, 2014 की बात करना हूँ, हाँ उसी की बात, 2000 लाल किले के भाषण की बात करना, उस भाषण में उन्होंने जितने वायदे किए वो वायदे इस देश के लिए वायदे थे। लेकिन अब वो अलग चीज है कि अब देखिए, आप मेरे दिल में नहीं बैठे हैं कि मैं आपको ये बता रहा हूं
तो मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ, ये मेरा ईमान है कि मैं आपको सही बताऊं। अगर मैं गलत बताता हूं तो ये भी मेरी तरफ है, वही उस समय और वक्त डिसाइड करेगा कि आप सही बोल रहे राइट थे कि गलत। राइट। तो उस वक्त ने 5 साल में डिसाइड कर दिया कि आप बोलते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल करने की क्षमता आप में नहीं है। या दूसरी तौर पर आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी का जो अनुभव था, आप अपनी हथेली ऐसे कीजिए, तो ये गुजरात राज्य हथेली के उस तरफ है जिधर रेखाएं होती हैं, कि आपको सब दिखाई दे रहा है। आप पलट करके देखें तो भी आपको दिखाई देगा थोड़ा बहुत, लेकिन देश राज्य नहीं है, देश शरीर है। आप अपने सीने में, पेट में, शीशे में यहां देख करके आप अंदाज कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, काला कहीं कोई गंदा लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन आप पीठ पीछे नहीं देख सकते। उसके लिए आपको वो दृष्टि चाहिए कि अपनी पीठ कैसे देख सकें अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो। वो नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी कमी थी। तो इस देश की व्यवस्था में क्या कमी है, उस व्यवस्था की कमी को दूर करने की जगह उन्होंने एक नई व्यवस्था बनाने का, जिसका संघ का सपना था, हम लोग उन्होंने अन्ना को कंक्लूड कर लें जरा। अन्ना को मैं वही कह रहा हूं कि अन्ना जी ने जब ये हो गया नरेंद्र मोदी का, तो अन्ना जी ने ये आंदोलन एक तरीके से बंद कर दिया, वो बैठ गए। क्योंकि उनके मन में कहीं था, जो देश के बहुत सारे लोगों के मन में था, कि नरेंद्र मोदी आए हैं तो ये देश का भला करेंगे। ये अन्ना के मन में था। उन्होंने इसलिए इनको डिस्टर्ब न करने का फैसला किया कि 2 साल 3 साल हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जब एक बार आप चले गए बाहर, तो चूंकि आप जयप्रकाश नारायण को नहीं जानते थे, आप गांधी जी को नहीं जानते थे, आपने कुछ कुछ बातें पढ़ी थी। जयप्रकाश जी एक बात कहते थे आनंदवर्धन जी, जिसको आपके भाई अच्छी तरह जानते थे, कि अपोजिशन वही नहीं होता है जो लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता है। अपोजिशन एक्स्ट्रा पार्लियामेंट, वर्ड यूज करते थे जयप्रकाश जी, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अपोजिशन। पार्लियामेंट के बाहर जनता का विरोध अगर नहीं या दबाव नहीं बनेगा तो कोई भी सरकार सही ढंग से काम नहीं करेगी। जयप्रकाश जी का ये सिद्धांत 100% क्या 500% सत्य है। देश में एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अपोजिशन बना नहीं और हर सरकार निरंकुश हो गई। लोहिया जी उसको कहते थे कि वो सरकार आवारा हो जाएगी। बिल्कुल। और ये सरकार भी जो अन्ना ने चूंकि एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अपोजिशन नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ समस्याओं के खिलाफ माहौल खड़ा किया। मेरी भी गलती थी, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत छोटा था और अन्ना जी अपने को बड़े दिमाग वाला समझते थे। तो उस दिमाग वाले समझ में होता क्या है कि जब आप सीखते हैं तो आप दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, आप किसी भी चीज से सीख सकते हैं, लेकिन उन्होंने उन चीजों से नहीं सीखा जो इतिहास में राजनीतिक आंदोलन हुए और क्यों विफल हुए, इससे उन्होंने कुछ सीखा नहीं, शायद उनको जानकारी भी नहीं है। क्षमा के साथ कह रहा हूँ, उनको जानकारी भी नहीं। तो मेरा ये कहना है, यहाँ से अन्ना जो खामोश हुए और फिर अन्ना हर सवाल के ऊपर खामोश होते चले गए, और होते होते अन्ना फिर उसी एकांतवास में है और अलगाव में है, कभी कभी कुछ बोल देते हैं। तो इसलिए अन्ना का जो आना और जाना दोनों ही भारतीय राजनीति की एक त्रासदी है। मैं अब पत्रकारिता पे आ जा रहा हूं। मैं थोड़ा आधे मिनट में अपनी बात कह लूं। मैं रालेगांव सिद्धि गया और मुझे इसलिए अफसोस हुआ अन्ना से मिलके, मैं जिन लोगों के बीच रहा था उन लोगों के लिए संख्या का कोई मतलब नहीं था। 2 लोग हों तो जॉर्ज फर्नांडिस भी उतने ही 4 घंटा बोलते थे, 2000 हो, 20,000 हो, 2 लाख हो। अन्ना का पहला जवाब सवाल था, हम किसी के साथ गए थे कि भाई ऐसे कितने लोग आएंगे। मतलब अगर कोई नेता ये पूछने लगे कि मुझे सुनने के लिए 2000 आएंगे, भीड़ जुटा लोगे, वो भीड़ जुटाने वाले नेता थे। तो मेरा तो, क्योंकि मेरी कसौटी थोड़ी दूसरी समाजवादियों के साथ रही थी, तो मेरी कसौटी दूसरा, उनके मन में वो कभी कहे नहीं, लेकिन ये बहुत साफ साफ एक्सप्रेशन था कि मोदी जी उनको किसी एक बड़े पद पे देंगे। और ये मैं अपनी तरफ से जोड़ा, उन्होंने कहा नहीं। वो पद, बड़ा पद भाई प्रेसिडेंट से बड़ा पद नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं मन में उनके एक इच्छा थी कि इसीलिए मैं चुप हूं, ये हूं, इस तरह की बातें भी थी। खैर, अब हम आपके पत्रकारिता वाला, क्योंकि जो असली वो है, 1986 में आपने चौथी दुनिया हिंदी का पहला साप्ताहिक शुरू किया। और वो मैं इसलिए कहूंगा कि कमल मुरारका जी का, जैसे अगर आप नाम ना लें तो पूरे देश में यही पता है कि संतोष भारती जी उसके
मालिक, संपादक, इतनी फ्रीडम उन्होंने दे रखी थी। ये बहुत, शायद मेरे ख्याल में 10 लोग भी नहीं होंगे जो पत्रकारिता के बाहर की मैं बात कर रहा हूं, जिनको पता हो कि कमल मुरारका का, इवन पत्रकारिता के लोगों को भी नहीं मालूम हो। आपको ऐसा नहीं लगा कि प्रिंट में एक जो मैं भी प्रिंट में रहा कुछ दिन, एक जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मैं आपसे वो नंबर्स नहीं चाहूंगा, लखनऊ में कुछ ऐसे पेपर हैं जो 1000 छापते हैं प्रिंट, लेकिन वहां लिखते हैं 1.25 लाख। तो ये ट्रांसपेरेंसी कहीं प्रिंट में कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है कि नहीं हम पत्रकारिता को, ये भी एक फर्क है। देखिए, प्रिंट में अगर साख चाहिए तो ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी पड़ेगी जी। क्योंकि हमारे यहाँ दो चीजें हैं कि आपका पीआर कैसा है, आपकी साख कैसी है। ज्यादातर पत्रकार 80 के बाद या 90 के बाद पब्लिक रिलेशन वाले पत्रकार आ गए जिनकी पैकिंग बहुत अच्छी है लेकिन जिनके अंदर सामान बहुत ही घटिया और सड़ा हुआ आता है। जिनकी साख है उनकी साख आज भी है। टेलीविजन में बहुत कम लोगों की साख है, प्रिंट में बहुत कम लोगों की साख है, लेकिन जिनकी साख है उनकी साख है और उनका चेहरा ऊंचा है, वो आंख में आंख डाल के बात करते हैं जिससे भी बात करें। मैं कमल जी के बड़प्पन की एक घटना आपको बताता हूँ। ये है उस समय की जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी ने कमल मुरारका को मिलने के लिए बुलाया। ये राज्यसभा के सदस्य थे। ये मेरी किताब में घटना है इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ। अच्छा जी। मेरी किताब है पत्रकारिता, उसके ऊपर, उसके अंदर ही इस घटना का जिक्र है। राजीव गांधी ने बहुत सारी बातचीत की कमल जी से, करीब 20 मिनट, और उसके बाद बात खत्म हुई तो कमल मुरारका उनके कमरे से पीएमओ में बाहर जाने लगे, साउथ ब्लॉक में। जैसे बाय द वे बुलाते हैं, अरे कमल जरा सुनना, तो लौट के जी। तो कमल जी खड़े ही थे तो उन्होंने कहा कि कमल 1 मिनट बैठ जाओ। उनका नहीं, बताइए कोई खास बात है? हाँ एक खास बात है ना। तुम एक काम करो, क्या तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर वीर बहादुर चीफ मिनिस्टर थे, कहा कि 7 करोड़ रुपए तुम्हारे बकाया हैं। कमल जी की कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके वो मालिक थे, गैनन टंकरली, जो ये पावर हाउस वगैरह जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेती थी। तो कंपनी अपना लेती थी, कंपनी ने लिया और वीर बहादुर ने उन पैसों को, 7 करोड़ रुपए थे, उनको रोक दिया, लिंगर ऑन कर दिया। हाँ, उन्होंने पूछा तुमने बताया नहीं मुझे कि 7 करोड़ तुम्हारे यूपी सरकार पे बकाया है, परसों तुमको मिल जाएंगे, तुम किसी को भेज देना यूपी, वो लखनऊ में, और मैं कह दूंगा वहां मिल जाएंगे। उनका बहुत अच्छा। फिर वो उठने लगे कुर्सी से, कहने लगे एक काम करो ना, संतोष को हटा दो चौथी दुनिया से, उसको कहीं और रख दो और उनको चौथी दुनिया से हटा दो। और कहने लगे वो बहुत परेशान करता है, गुलाम नबी वगैरह का नाम लिया उन्होंने कि गुलाम नबी आजाद वगैरह बहुत शिकायत कर रहे हैं, वो चौथी दुनिया बहुत परेशान करती है हमारे नेताओं को, तो उनको, उसको हटा दें यहाँ से। कमल जी ने कहा कि राजीव जी वो पेपर मेरा नहीं है, वो पेपर संतोष का है और मेरी उनकी शर्त ही ये है कि मैं 1 पैसा भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, अगर मैं करूंगा वो छोड़ देगा। इसलिए अगर उससे कोई बात करनी है तो आप सतीश नहीं, अरुण सिंह जो उनके दोस्त थे, अरुण सिंह से कह दीजिए कि वो उनसे बातचीत कर ले। आप बुला के बातचीत कर लीजिए, आप तो चौथी दुनिया पढ़ते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं। राजीव जी मुझे हमेशा अपने ब्लू मोटे साइन पेन से चिट्ठियां लिखते थे, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन की। अब मुझे क्या पता कि इतिहास में कभी इन चिट्ठियों का बहुत महत्व होगा। मैं उनको, वो हमारे दफ्तर के फाइलों में कहीं चली जाती थी जो मेरे आते थे। तो उन्होंने कहा तो उनका कि मुझसे मत कहिए क्योंकि नहीं तो मेरा अखबार बंद हो जाएगा। और मेरा जो, और मैं शुरू ही मैंने संतोष के लिए किया है ये अखबार, क्योंकि हम लोगों का दिमाग बिल्कुल मिलता है। कमल मुरारका को 7 करोड़ नहीं मिले। जब मुझे पता चला ये नवीन सिंह है अरुण सिंह के सगे चचेरे भाई जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो यहाँ लौट के आए, उन्होंने मुझे ये घटना बताई कि वो बता रहे थे। तो मैंने कहा अरे, तो फिर मैंने फौरन, कमल जी जब दिल्ली आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कमाल कर दिया
अरे अभी मुझसे रिजाइन ले लीजिए, आप 7 करोड़ ले लीजिए, उसमें से 1 करोड़ मैंने मजाक किया मुझे दे दीजिएगा। मेरी से नहीं, सुनिए 86-87 का अस्सी में, हाँ, 1 करोड़ रुपया मैंने कहा मुझे दे दीजिएगा, मेरी जिंदगी बन जाएगी, आपका पूरा पैसा निकल आएगा। तो हंसने लगे, कहने लगे इसके लिए थोड़ी अखबार शुरू किया है। ये थे कमल बरार का। और अभी जब दोबारा चौथी दुनिया शुरू किया 91 में, तो आप जानते हैं उसमें हमने यहाँ तक स्टोरी की कि मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं। हम लोगों ने करीब 300 से ज्यादा स्टोरी ब्रेक की 91 से लेकर के, और अभी क्या कहते हैं लास्ट तक, तो 2000 तक। तो आप ये मान के चलिए, नहीं 2009 में हमने शुरू किया अखबार, माफ कीजिए 2020 दोबारा, हाँ 2009 शुरू किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने स्टोरी की उसमें ये भी स्टोरी थी कि मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं, ये हेडलाइन थी। हमने सेना को लेकर के, इनको लेके, उनको लेके जितनी भी कोयला घोटाला में अनवर्धन जी, सबसे पहले हमने जब बाहर आया उसके 6 महीने पहले हमने उसको घोषित किया। और उसकी कमाल की कहानी कि उस कोयला घोटाले को जब हमने खोला तो हम बीजेपी के संगठन मंत्री से लेकर के सबके पास गए, लेफ्ट वालों के पास गए कि आप लोग इसको उठाइए संसद में। अनिल अंबानी को लेकर के जो मिसाइल बना, ये कमाल की चीज है कि मिसाइल बन रहा है हिंदुस्तान में, अनिल अंबानी बना रहे हैं जिनको कट्टे बनाने का अनुभव नहीं है, और वो बिकेगा कहाँ। वो यहाँ से हमने खुलासा किया कि यहाँ से वो सिंगापुर जा रहा है और सिंगापुर से पाकिस्तान जा रहा है। ये हमारी इस देशभक्त सरकार का किस्सा है। अनिल अंबानी की कंपनी से जो मिसाइल बनने वाले थे वो सिंगापुर जाते, वहां से पाकिस्तान जाते। एनीवे, ये सब हमने खुलासे किए। इसके पीछे किसकी हिम्मत थी? कमल जी की हिम्मत थी। अगर वो मुझे मना करते कि ये सब नहीं करना है, तो मैं या तो रिजाइन कर देता और या उनकी बात मान लेता। 90% था कि मैं रिजाइन कर देता। इसलिए पत्रकारिता में मैंने हमेशा लोगों को ध्यान में रखा, और ये एक 2 शब्द हैं, पीआर जर्नलिज्म और प्रो पीपुल जर्नलिज्म। प्रो पीपुल जर्नलिज्म ही हमें सिखाया सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने। और मैं फिर नाम लेता हूं एमजे अकबर का। एमजे अकबर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते हुए फिर मोदी जी के साथ चले गए, और जाने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि संतोष क्या सोच रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं सोच रहा हूँ सर। मोदी जी जानते हैं मुझे अच्छी तरह से। शुरू में कभी कभी फोन भी आ जाता था, तो उन्होंने फोन करके एक बार मुझे कहा था, तो मैं हाथ जोड़ लिए थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये जनरल वीके सिंह ने मुझे कहा लोकसभा लड़ने के लिए, जब वो बीजेपी के जरिए से लोकसभा लड़ रहे थे। मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा भाई साहब मेरी दुनिया वो नहीं है, मेरी दुनिया एंटी स्टैब्लिशमेंट की दुनिया है। पत्रकारिता का जो सही धर्म है उसको निभाने। अब मैंने सही किया गलत किया वो तो वक्त बताएगा, और वक्त बता रहा है कि मैंने सही किया। मैं इसी में एक चीज और जरा, क्योंकि अब आप जीवन भर प्रिंट में रहे, लोगों का उस तरह की पत्रकारिता करते रहे। अभी बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जिनका कोई लेख एक आप नहीं, कहीं ना कोई स्टोरी है ना लेख है, लेकिन बड़े पत्रकार माने जाते हैं। मतलब उनका क्या लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, कौन लिखते हैं, लेकिन वो पत्रकार हैं। खैर, सोशल मीडिया का एक नया स्वरूप आया है जो शायद किसी ने कंसीव नहीं किया था कि इस तरह का भी एक आएगा। और उसमें आप ओनर भी हैं, रिपोर्टर भी हैं, आपको पूरी इंडिपेंडेंस है। उस इंडिपेंडेंस को सरकार अपने तरफ से अंकुश लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें कैसे बच के चला जाए वो समझ में आता है। तो क्या सोशल मीडिया आपको लगता है कि इस समय और आने वाले समय में एक 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 फैक्टर हो जाएगा बड़ा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट से भी बड़ा फैक्टर हो जाएगा? देखिए, टेलीविजन का मेरा अनुभव बहुत अच्छा है, लेकिन कहाँ गड़बड़ है वो भी आपसे शेयर कर रहा हूं। जब तक मुकेश अंबानी ने मीडिया में पैसा नहीं डाला था, ईटीवी देश का एक बड़ा न्यूज चैनल था, दक्षिण का था। और नहीं, यूपी में उसमें बड़ा था, हर जगह, हर प्रदेश में उनके जो रीजनल चैनल थे, वो क्योंकि उनके रीजनली चैनल थे, वो हर जगह वो नंबर 1 थे। मेरा एक प्रोग्राम आता था 2 टूक,
जो 2 साल चला, जिसमें मैंने कम से कम 108 110 स्टोरी ब्रेक की। और वो टेलीविजन पे आता था, हिम्मत के साथ आता था। और हम लोगों ने जितनी भी, वो मेरा ही प्रोग्राम था, आधे घंटे के लिए मैं ईटीवी पे आता था। और वो प्रोग्राम देश का काफी मशहूर प्रोग्राम हुआ, सिग्नेचर प्रोग्राम था ईटीवी का। उसमें मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। जगदीश चंद्रा जी उस समय उसके हेड थे, और जगदीश चंद्रा जी ने कभी मुझे रोका नहीं किसी भी चीज के ऊपर। मैंने किसके खिलाफ नहीं स्टोरी की, वो चाहे ये अरे इसके, अरे बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपना जो भागा हुआ है, माल्या, विजय विजय माल्या। माल्या, विजय माल्या, इसके खिलाफ स्टोरी की, जिसने पूरी ताकत लगा दी जगदीश जी को खरीदने की, वो नहीं बिके, कि इस प्रोग्राम को मत चलाओ दोबारा। जितना चला दिया उतना चला दिया। उसके ऊपर हमने कोयला घोटाला सबसे पहले दिया। हमने उन कंपनियों की लिस्ट छापी जो नक्सलाइट्स को पैसा देती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हाँ, हमने उसमें मनमोहन सिंह के खिलाफ कोयला घोटाला, जो भी चीज स्टोरी होती है, आप 108 समझ सकते हैं स्टोरी, हमने छापी। लेकिन जब मुकेश अंबानी ने इसको खरीद लिया, और मुकेश अंबानी ने इस योजना के तहत खरीदा कि देश में टेलीविजन में मुकेश अंबानी कंट्रोल करेंगे और प्रिंट में अडानी करेंगे। उन्होंने बहुत सारे अखबारों में शेयर डाला, तो दोनों जगह इनके खिलाफ बंद हो गया। लेकिन जब ये बंद हो गया तो ईटीवी ने, जो कि न्यूज 18 हो गया था, इन लोगों ने दबाव डाला और मेरा प्रोग्राम वहां रुक गया। पहले मुझे सजेशन आया कि कुछ ये सुधार कर दो। मैंने कहा डैम, बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। जो मैं सही समझता हूं मैं वही कहूंगा, आपका भोंपू थोड़ी हूं। उन्होंने पूरे के पूरे मीडिया को प्रधानमंत्री के साथ या सरकार के साथ जोड़ दिया। मुझे तब तक एक मजे की चीज है कि बहुत सारे टेलीविजन चैनल एज ए पैनलिस्ट के रूप में बुलाते थे, लगभग सारे बड़े चैनल। नतीजा क्या हुआ, वहां से इशारा आया कि इस आदमी को मत लो, बाकी चाहे किसी गधे को ले लो। तो उन्होंने हमको, हमारा बायकॉट शुरू किया। अखबार प्रिंट में चल रहा था, लेकिन प्रिंट की एक सीमा थी, आप 10 लाख भी छाप लें तो देश में नहीं पहुंच सकते हैं। तब फिर उसके बाद करीब हम लोगों ने सोचा कि अब करें क्या, अभिव्यक्ति अगर करनी है तो करें, तो कैसे करें। तब फिर ये सोशल मीडिया का जो लोगों ने इस्तेमाल शुरू किया, और जिसका सबसे बड़ा फायदा पहले नरेंद्र मोदी ने उठाया, फिर अरविंद केजरीवाल ने उठाया। तो हमें लगा कि इसके जरिए से भी अपनी बात कही जा सकती है। और हम लोग धीरे 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 आए, और आज हम लोगों की बात सोशल मीडिया के जरिए भी सुनी जाती है। हालांकि देखिए अनवर्धन जी, एक चीज समझ लीजिए, अगर आपके कमीज पर कोई दाग नहीं है, स्याही छोड़ दीजिए, पेंसिल का भी अगर दाग नहीं है, तो कोई आपको पकड़ नहीं सकता। और मैं पत्रकारिता में अभी भी साख का कायल हूं। मेरी जिंदगी में 10 तरह के दोष होंगे, पत्रकारिता में कोई दोष नहीं। मुझे कोई नहीं कह सकता कि आपने इनकी दोस्ती में ये चीज कही, आपने इनकी दुश्मनी में ये चीज कही। वो साख मेरी बरकरार है, और मैं बुनियादी सवालों को उठाता हूं सोशल मीडिया पे, जैसे पत्रकारिता में उठाता था। उसने मुझे उस जगह खड़ा किया है कि सरकार हमारे ऊपर हमला करेगी, जरूर कभी ना कभी करेगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का नियम है, पता भी नहीं चलेगा सरकार को कि कब हमला हो गया, और इस्टेब्लिशमेंट करेगा। मैं उसके लिए तैयार हूं, इसलिए तैयार हूं कि मुझे मालूम है कि मेरे ऊपर धूल के दाग तो हो सकते हैं, और धूल का ये कर्तव्य, जब चल रहे हो, धूल उड़ रही हो, तो आपकी आंख पे थोड़ी पड़ जाए तो 5 मिनट आपको रुक के आंख धोनी पड़ती है। उतना ही खाली अवरोध आएगा, उससे ज्यादा अवरोध नहीं आ सकता, क्योंकि धूल आपकी आंख नहीं फोड़ सकती। मैं इस रेफरेंस से मैं पूछ रहा था भाई साहब कि जैसे मैं पत्रकारिता में, मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं बहुत घूम फिर के बहुत लेट स्टेज में पत्रकारिता में आया। लेकिन ये मैं जब इसको शुरू किया तो 50 जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो घर परिवार के लोग हैं, कि क्या करते हो, सरकार से क्यों पूछते हो, क्योंकि ये अप्रहेंशन सबको है कि भाई ये किसी ना किसी दिन, जैसे आपने कहा, कुछ ना कुछ होगा जरूर, क्योंकि सरकार वैसे बैठने वाली नहीं है जिस अभी तक का जो चरित्र है। लेकिन वो एक ऐड आता था ना कि डर के आगे जीत है। तो आपके मन से अगर ये निकल जाए जो करना है कर लो, भाई क्या कर लोगे,
हम तो लिख रहे हैं, जो करना है कर लो। तो वो शायद डर के आगे जीत वाली स्टेज पे बहुत से लोग आ गए हैं, जिनको लगता है कि देश के लिए जरूरी है कि आप अपने प्रश्न उठाते रहें, भाषा पे संयम रखें, झूठ ना बोलें, लेकिन वो करें। मैं आपसे एक दूसरे रेफरेंस से भी पूछ रहा था, आपको सोशल मीडिया का भविष्य क्या लगता है? रास्ता इन्होंने दिखाया, दवा इन्होंने दिखाई है, लेकिन वो दवा से आज इनकी दवा भी हो सकती है। मतलब जो रास्ता इन्होंने हाँ किया, उससे वो दवाई तो इनको भी खानी पड़ेगी ना। आनंद जी, इसके इसके अलावा भी रास्ते आपको तलाशने पड़ेंगे। जी, इसलिए तलाशने पड़ेंगे कि इसके ऊपर बंदिश लगाने की पूरी तरह। शुरुआत, और जो पहली बार बात खुली वो खुली जब सुदर्शन चैनल का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया, जिसमें सरकारी वकील ने कहा, हमारे अटॉर्नी जनरल ने, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कोई रेगुलेशन का तरीका है कि नहीं सुदर्शन के चक्कर में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, टीवी तो हमारे कंट्रोल में है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि टीवी तो हमारे कंट्रोल में है, मेन लाइन, इसके ऊपर कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया पे सोचने की जरूरत है। और वहां से ये पता चला कि सरकार कुछ कर रही है। और अब तो सरकार ने जो नियम कानून निकाले हैं, जो बातचीत की है, उसमें हमारी आपके साथी शामिल हैं, 5-7 जी, जो जी, उनको राय दे रहे हैं। जी, तो अब जहां ये हो जाए कि पहले तो शक्ति सिंह एक हुआ था राणा प्रताप के साथ, जी, अमर सिंह राठौर का साला एक था, जयचंद अ, एक था। अर्जुन सिंह उसके साले का नाम था, अ, जिन्होंने अमर सिंह का धोखे से वध किया था। तो ये एक एक थे, लेकिन आज तो हर जगह हो गए। जयचंद का आपने नाम लिया, एक नाम था, लेकिन अब तो हर जगह हो गए। हमारी आपके बीच के सरकार को ये बताते हैं कि अनवर्धन जी को अगर कंट्रोल करना है तो ये तरीका लो, देखो उन्होंने ये कहा, इसको ऐसे रोका जा सकता है। तो सरकार को जिस तरीके से सिस्टम धीरे 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 अपने अपना राक्षसी स्वरूप चेहरा सामने दिखा रहा है, उसमें उसे हमारे ही घर से विभीषण मिल रहे हैं, और हमारे ही घर से उन्हें दलाल मिल रहे हैं, जो सारे लोगों को बताते हैं। इसीलिए जो नियम कानून अभी आए हैं, उन नियम कानूनों का भी इस्तेमाल बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, और लोगों को रोकने की कोशिश होगी। अभी तो उनके पास वो सिस्टम नहीं है कि किसी चीज को कैसे रिव्यू करें, तो रिव्यू करने की जिम्मेदारी भी उन्होंने काफी पैसा देके अपने ही कुछ साथियों को, जो पत्रकार हैं, उनको सौंपी है कि तुम ही हमको बता दो, हम प्रहार करें इनके ऊपर। लेकिन परेशानी ये है कि ये जो देश है, इस देश में आम आदमी इन सारी चीजों को बहुत जल्दी सूंघ लेता है। इस देश के आम, जैसे किसान में एक आदत है, वो बहुत ज्यादा आपके मौसम विभाग पे नहीं, विज्ञान पे नहीं जाता, वो घाघ भटरी की कविताओं पे जाता है अभी भी। जी। तो उन दोहों के ऊपर वो अंदाज कर लेता है क्या होने वाला है, और इसीलिए देश की किसान की फसल पैदा हो जाती है, वो रस्टिक उग जाती विजडम, मतलब अंग्रेजी में उसको कहते हैं रस्टिक विजडम। हाँ, है। एग्जैक्टली। तो ये मेरा कहना है कि वो देश की जो क्षमता है भविष्य को देखने की, सूंघने की, आने वाली परेशानियों को भांपने की, वो समझ जाती है। और देश इस समय मेरा ख्याल है अगर समझ गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझा है तो अपने यहाँ कहावत है कि पाप का घड़ा देर में भरता है। तो और अभी देर और भुगतना पड़ेगा देश के लोगों को, क्योंकि अपना भविष्य आपके अपने हाथ में है। जी। मैं अब अंतिम प्रश्न की तरफ। अभी एक किसान आंदोलन बहुत दिनों बाद, मैं जेपी आंदोलन के समय मैं स्कूल, मतलब कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटी में पहुंच रहा था, इंटरमीडिएट पास किया था। लेकिन किसान आंदोलन मेरी याद में जो स्वतः है, मैं जब भी गया हूं सिंघू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर में, वहां एक जज्बा जो दिखाई देता है जिस तरह का है, उसने सारे लोगों को प्रभावित किया है। इलेक्शन हो रहे हैं, उस इलेक्शन को भी कहीं ना कहीं सरकार बोल तो नहीं रही है, लेकिन वो एक रेफरेंडम के तौर पे जरूर आएगी। अगर बीजेपी जीतती है कहीं, तो वो जरूर कहेगी देखा किसान आंदोलन में सब गलत था। बीजेपी हारती है तो ये नहीं कहेगी कि उस किसान बिल की बात नहीं करेगी। लेकिन भाई साहब, अभी जितने चुनाव हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार, महंगाई, ये कोई मुद्दे ही नहीं रह गए हैं। मतलब सारा इलेक्शन 77 आप लोग ने भ्रष्टाचार पे लड़ा, वीपी सिंह ने 89 भ्रष्टाचार पे लड़ा, मोदी ने जो 2014 में भ्रष्टाचार हटाएंगे, अब भ्रष्टाचार, महंगाई कोई इशू ही नहीं है। आप बंगाल इलेक्शन में देख लीजिए, कोई बात ही नहीं करता है। आप बंगाल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप बताइए, उदाहरण के लिए तमिलनाडु भी तो है।
जी 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 जहां भ्रष्टाचार कभी कोई मुद्दा रहा ही नहीं। जी जी धीरे धीरे इस भ्रष्टाचार के पक्ष में पूरे मीडिया ने जनमानस में एक राय ये बना दी है कि जापान की तरह आप करप्शन को भी कानून के दायरे में ले आओ, इनकम टैक्स के दायरे में। बिल्कुल। कि अगर अगर मैंने 5 करोड़ रुपए लिए हैं घूस में, मैं उसका टैक्स दे दूंगा। तो हमारे यहाँ तो अब ये बात चल पड़ी है कि ये भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता, इसको किसी तरीके से ले आओ ताकि जिसने पैसा लिया है वो पैसा लेके काम करेगा ही। वो ये ना बताए उसने किस काम के लिए पैसा लिया है, लेकिन पैसा लिया है उसका टैक्स दे दे। वो उसका टैक्स 10% ज्यादा कर दो, 28 की जगह 38% ले लो। ये सारी चर्चा चल पड़ी है। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, लेकिन बहुत दिनों के बाद फिर लोकतंत्र मुद्दा बन गया है। जी जी फिर लोकतंत्र मुद्दा बन गया है, और लोकतंत्र मुद्दा जब बन गया है तो उसको लेकर के देश में एक अवेयरनेस आ गई है। बहुत दिनों बाद किसानों के दिमाग में लोकतंत्र और लोकतंत्र के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था, ये जिस तरह से उसने समझा है वो समझ अद्भुत है। उस समझ को राजनीतिक दल नहीं समझ पाए, पत्रकार नहीं समझ पाए, लेकिन किसान समझ गए। इसलिए अगर आप सिंघू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर गए हुए, आपने एक चीज देखी होगी कि जो नेता कह रहा है उससे ज्यादा उस चीज को उसका वो आम किसान समझ रहा है। जी जी देश में कहीं भी किसान से बात करो, कहीं भी देश में, जी वो इन सवालों को कहेगा। और एमएसपी क्यों जरूरी है, एमएसपी के साथ साथ ये तीनों कानून क्यों रद्द होने जरूरी है, वो एक सिरे से बड़ी साधारण भाषा में बतला देगा, जी जो शायद बुद्धिमानों को बहुत समझ में नहीं आती है क्योंकि साधारण भाषा है, जी जी पर वो हृदय को छूने वाली भाषा है, वो बता देता है। आप छोटे बच्चे से पूछिए किसान के घर के, आप उनके घर की महिलाओं से पूछिए, आप बुजुर्ग किसानों से पूछिए, जो कह रहे हैं कि हम यही मर जाएंगे और आत्महत्या कर रहे हैं। किस कारण से? ये देश में पहली बार हुआ है। किसान आत्महत्या करता था फसल के नष्ट होने पर, या फसल के कम दाम में खरीदने बिकने पर, या बैंकों के ज्यादती के खिलाफ जो उसका अपमान होता था गांव में, उसकी वजह से करता था। अब किसान आत्महत्या कर रहा है कि एमएसपी लागू करो। अब किसान आत्महत्या कर रहा है कि आप तीनों कानूनों को रद्द करो और देश के किसानों को आजादी दो, और किसानों के नाम चिट्ठी छोड़ रहा है कि बिना जीते घर मत जाना। आप उस देश में क्या कहेंगे जहां एक बूढ़ी माँ जिसके 2 ही बेटे हैं घर से विदा करती है कि जिंदा वापस मत आना अगर ये कानून रद्द नहीं करवा लेते हो। तो ये वही चीज है कि एक माँ के एक बेटा वो सीमा पे मरने के लिए जाता है, उससे कहती है बेटा पीठ दिखा के मत आना। और यहाँ बॉर्डर पे जाने वाले को, जो दिल्ली बॉर्डर पर जो धर्रा चल रहा है कि बिना जीते मत आना, बिना रद्द कराए, तो उस देश के जज्बे को हम कैसे, मतलब इसी चीज को समझ नहीं पा रही है सरकार। मैं समय का थोड़ा वो है, हम लोग बात करते करते हो गया। आपसे तो बात करें तो शायद 2-4-5 घंटे भी कम है। एक अंतिम सवाल और बहुत संक्षेप में, आपने जब लोकतंत्र की बात कही तो मुझे एक चीज में और लगा है, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि भाई सांसद से बड़ा, एमपी से बड़ा तो कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। जिम्मेदारी होती है बहुत, उसके पास ताकत होती है, वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ रही है, इसका जवाब भी कहीं ना कहीं इसी लोकतंत्र को देना होगा। इस पे छोटी टिप्पणी करके हम लोग इसको समाप्त करेंगे। आनंद वर्धन जी, इसको अगर वामपंथी भाषा में कहें, क्योंकि अक्सर लोग कुछ चीजें, सिद्धांत उनको मानते नहीं है कि एक होता है कॉन्ट्राडिक्शन और एक होता है सैचुरेशन पॉइंट। जी इस संसद का भी सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, क्योंकि संसद में विचार खत्म हो गया है, संसद में बातचीत नहीं होती है। और ज्यादातर, क्षमा कीजिएगा, राज्यसभा के सांसद हों या लोकसभा के सांसद हों, देश के लोग मानते हैं कि वहां दलाली करने गए हैं, ये हमारी समस्याएं नहीं उठाएंगे। देश के लोगों का आम मानना है। जी जी सत्य नहीं होगा, जी क्योंकि सब ऐसे नहीं हो सकते हैं, कुछ ही हैं। पर वो जो कुछ लोग हैं, वो एक मछली, कहावत है ना, सारे तालाब को गंदा करती है। नहीं, वो हावी जो भी एक हो रहे हैं, वो लोग हावी भी हो रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। इसलिए ना कि क्योंकि सिस्टम के साथ उन्होंने कनेवेंस कर लिया है, तो उसका नतीजा ये है कि इनकी साख खत्म हो गई है। और हमने पिछले 10 सालों में संसद में कभी कोई ऐसी बहस नहीं सुनी
जो देश के सवालों पर हो रही है। एक भी बहस मुझे तो नहीं याद है। मैं सेंट्रल हॉल भी जाता हूँ, दर्शक दीर्घा में भी जाता हूँ, इस लोकसभा का सदस्य भी रहा हूँ, पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो 89 टू 91 वाली लोकसभा थी, वो इस देश की आखिरी लोकसभा थी जिसमें बुनियादी सवालों के ऊपर बहस होती थी। उसके बाद की किसी लोकसभा में बुनियादी सवाल को लेकर बहस नहीं। चिटपिट तो लोगों ने कहा, पर लोकसभा उसके ऊपर एजिटेट हुई हो, ऐसा नहीं है। आप उस समय की राज्यसभा याद कीजिए, राजनारायण जी थे, भूपेश गुप्ता थे, ज्योतिर्मय बसु थे। किस तरीके की बातचीत होती थी? या लोकसभा में किशन पटनायक थे, मधु जी थे, नाथ पै साहब थे। किस स्तर की बहस होती थी देश को लेकर के? वो खत्म हो गई है। वो दौर कभी आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा अच्छे की आशा करनी चाहिए कि कभी न कभी तो आएगा, क्योंकि देश सोचने वालों से कम नहीं। आज आप नए लड़कों को देखिए ना, आप किसी 24-25 साल के लड़के से बात कीजिए, उत्साह से उबलता हुआ लड़का है। जो चीजें उसकी समझ में आती हैं उनका अपना अलग सिद्धांत बनाता है। इसलिए भविष्य आशामय है। पर ये जो बीच का संक्रमण काल है जिसमें आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद भारतीय राजनीति का सबसे जिसको कहते हैं कि असहाय समय यही है। मैं समाप्त करने से पहले अपने दर्शकों को एक और याद दिला दूं। आप संतोष जी ने बहुत से एमपीज के नाम लिए, ऐसे पार्लियामेंटेरियन। आखिरी में दिखा दूं क्योंकि वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप यूट्यूब में एक क्लिक करिए। चंद्रशेखर जी उस कैटेगरी में मैं नहीं मानता हूं उनको, जो मतलब मैं उनको उतना बड़ा पार्लियामेंटेरियन जितना जो नाम इन्होंने लिए नाथ पै या मधुले में। लेकिन जब चंद्रशेखर जी को अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री खड़े होकर वो भाषण सुन लीजिए, उनका करीब एक 25, 30, 35 मिनट का है, पूरा फुल हाउस और पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ उनको सुना जा रहा है। आज लोग सुनने को ही नहीं तैयार है। तो वो भी एक शायद संवाद। मैं आपको एक आधे मिनट में एक घटना बता दूं कि चंद्रशेखर जी ये बड़े लोग कैसे जवाब देते थे। चंद्रशेखर जी हार गए थे चुनाव, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हो गए, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह ने संसद में नई आर्थिक नीति का खुलासा किया और उसके ऊपर बहुत बहस हुई थी। उस बहस में मनमोहन सिंह ने अपना भाषण दिया और नरसिम्हा राव ने कहा कि ये मेरा भाषण। चंद्रशेखर जी बीच में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो अपने भाषण में लिखा कि जो आप कह रहे हैं कि 10 साल में देश में स्वर्ग आ जाएगा, 10 साल में ये देश घटियापन के स्तर पे चला जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, जो आप कह रहे हैं वो सब नहीं होगा। नरसिम्हा राव खड़े हुए, चंद्रशेखर जी बैठ गए। उनका, चंद्रशेखर जी मैंने तो अपना वित्त मंत्री उसी को बनाया जो आपका आर्थिक सलाहकार था, तो मैं तो ये मानता हूं कि इन्होंने आपकी बातों को यहां रखा होगा। चंद्रशेखर जी खड़े हुए, नरसिम्हा राव बैठ गए, प्राइम मिनिस्टर थे। ध्यान दीजिएगा, चंद्रशेखर जी ने कहा, एक ही सेंटेंस कहा, प्रधानमंत्री जी मैंने आपको चाकू सब्जी छीलने के लिए दिया था, आप तो उससे दिल का ऑपरेशन करने लगे। देखिए, एक बड़ा आदमी एक लाइन में कैसे सारी चीजों को खारिज कर देता है। आप प्रधानमंत्री जी मैंने आपको चाकू सब्जी छीलने के लिए दिया था, आप तो दिल का ऑपरेशन करने लगे। ये थे चंद्रशेखर जी। पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि और वो सुनने वाले भी थे, वो प्रधानमंत्री। देखिए, ये सारी चीजों में नरसिम्हा राव ने कभी अंडर द बेल्ट या घटिया बातें उनके लिए कभी भी, मैं इसलिए नहीं कहूंगा, और ये कभी भी नहीं होता था। ये नया एक शुरू हो गया है अब अपने, कि जो अपोजिशन है उसको इतना डिमीन कर दो, उसके लीडर्स को इतनी गंदी बातें कहने लगो, और वो देश का सर्वोच्च नेता जो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है वो बातें कहने लगा। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई साहब आने के लिए, और आगे भी आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। आपको